Okay. So final accounts, also known as financial statements. ओके, तो अब इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली दो मेजर चीजें, वैसे तो और भी आएंगी, वो फिर A2 वगैरह में हम देखेंगे, लेकिन मेजरली इसमें दो चीजें होंगी आपके AS के सिलेबस के हवाले से। एक तो होगा, ओ लेवल्स वाले इससे ऑलरेडी वाकिफ हैं, वन इज द इनकम स्टेटमेंट। ये ट्रायल बैलेंस के बाद होता है सारा काम, ठीक है। हमने टी डबल एंट्री करके टी अकाउंट्स बनाने और फिर ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा है। ट्रायल बैलेंस के बाद आपने फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। तो एक बनानी होगी आपने स्टेटमेंट जिसका नाम है इनकम स्टेटमेंट, और दूसरी जो स्टेटमेंट है उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो बेटा, इनकम स्टेटमेंट का जो मकसद होता है ना, वो ये होता है कि आपने प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है अपना। सो यहाँ पर आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, यू विल रिकॉर्ड all the incomes, and all the expenses. शाबाश, and all the expenses। और यहाँ पर आप रिकॉर्ड करेंगे अपने सारे एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। और यहाँ पर आप रिकॉर्ड करेंगे इनकम और एक्सपेंसेस। तो इनका जो मकसद है, इसका रीज़न क्या है बनाने का, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, कि आपको पूरे साल में फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। और इसका रीज़न क्या है बनाने का, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एट द ईयर एंड, यानी कि साल के एंड में आपके पास क्या पोजीशन है, कहाँ खड़े हुए हैं आप, कितने आपके पास एसेट्स हैं, कितनी आपकी लायबिलिटीज़ हैं जिसको पैसे पे करने हैं, और ओनर का कितना पैसा लगा हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ है, ज़रा उसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ। फाइव, फोर, 3,
2, 1. All right, so now I will basically explain how to prepare the income statement today. So I'm starting the screen sharing again. ओके, तो यही बुक मैंने आपके पास भेजी है, सेम व्हाट्सएप के ऊपर भी, ठीक है। फ्रैंकफर्ट का जो पुराना वर्जन है ये। आपने ट्रायल बैलेंस जब बना लेते हो तो आपके पास ये पोजीशन आती है, ठीक है। बस एक चीज़ इसमें एडिशनल दी हुई जो इससे पहले आपने नहीं देखी है, ये आप देख रहे होगे, ये ओपनिंग इन्वेंट्री अलग से गिवन है, सॉरी क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री अलग से गिवन होता है ट्रायल बैलेंस के बाद। इसकी लॉजिक्स के ये अलग से क्यों गिवन होता है ये बाद में बात करेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, इन्वेंट्री जो ट्रायल बैलेंस में होती है वो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है। अगर ट्रायल बैलेंस में कोई इन्वेंट्री होती तो वो ओपनिंग इन्वेंट्री होती। ये चीज़ अभी याद कर लो, इन्वेंट्री अगर ट्रायल बैलेंस में होगी तो वो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, और ट्रायल बैलेंस के बाद जो अलग से दी हुई होती है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री क्या होती है, हमने पहली क्लास में पढ़ा था। इन्वेंट्री जो है, जो गुड्स आपके पास पड़ी हुई होती है अभी जो बिकी हुई नहीं होती, उसको आप इन्वेंट्री बोलते हैं साल के एंड में, ठीक है। सो ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब इस साल के शुरू में जो आपके पास सामान पड़ा हुआ था, पिछले साल से जो बचा हुआ सामान रह गया था। और क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब इस साल के एंड में जो नहीं बिक पाया, जो अगले साल बिकेगा। तो एक साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाती है। तो अगर ये बात हो रही है कि ट्रायल बैलेंस आपने बनाया एज एट 31 दिसंबर 2006, तो ये पूरे साल का है, 1 ईयर का ट्रायल बैलेंस है। ईयर एंडेड क्या है, 31 दिसंबर 2006। तो ये इन्वेंट्री है 31 दिसंबर 2006 की, और ये इन्वेंट्री होगी साल की शुरू की, यानी कि 1 जनवरी 2006 या 16 कह लें आप उसको। सही है बेटा। अब आपने जब भी ट्रायल बैलेंस बनाया 6.4 तक, तो ऐसा कुछ ट्रायल बैलेंस दिखेगा। और ट्रायल बैलेंस की अच्छा एक चीज़ और ज़रा याद कर लो ट्रायल बैलेंस के बारे में। आप नोट कर लें ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आपके एक्सपेंसेस हैं और जो आपके एसेट्स हैं, इन सब के बीडीज आप देखना डेबिट पर आएंगे, डेबिट साइड पे आ रहे होंगे। इसको हम बोलते हैं डेबिट बैलेंसेस। और जितने भी आपकी इनकम है, जितनी भी आपकी इनकम है, जितने भी आपके लायबिलिटीज हैं, कैपिटल, शाबाश, जो भी आपका कैपिटल है, ये आएगा बेटा इसका बीडी क्रेडिट साइड पे। आपने जितने भी सवाल किए ना, स्पेशली साइंस स्टूडेंट, ये नोट कर लो, हमेशा ऐसे होगा। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो गलती कर रहे हो। अच्छा, बड़ा आसान लॉजिक है इसकी, ऐसा क्यों होता है। देखो, एक्सपेंसेस और एसेट्स के अंदर जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, राइट। तो इसका मतलब है इसकी डोमिनेंट साइड डेबिट साइड है, हैवी साइड डेबिट साइड है। तो जो लाइट साइड होती है, जो शॉर्टेज वाली साइड होती है, उस पर सीडी आता है, राइट। तो अगर हैवी साइड की डेबिट साइड है तो उसका सीडी आएगा क्रेडिट पे और बीडी आएगा डेबिट पे। सो बीडी हमेशा होगा डेबिट साइड पे, इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंसेस। हमेशा बीडी किस तरफ से दिखते हैं, बैलेंसेस सीडी की तरफ से नहीं देखते। इसी तरह इनकम, लायबिलिटी और जो कैपिटल है, इसकी डोमिनेंट साइड क्रेडिट साइड है, बिकॉज जब भी आप इंक्रीज करोगे इनको तो इसका इंक्रीज हमेशा क्रेडिट होगा। तो इसकी डोमिनेंट साइड क्रेडिट साइड है, तो शॉर्टेज आएगी डेबिट पे, तो सीडी आएगा डेबिट पे।
जब डेबिट पे सीडी होगा तो डीडी होगा क्रेडिट साइड पे, यानी कि हमेशा इसके क्रेडिट बैलेंसेस होंगे। और अगर ऐसा नहीं कर रहे आप तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती है। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट देख ले लो ज़रा, 10 सेकंड दे रहा हूँ। अब देख रहे हो हर क्लास के अंदर छोटी छोटी चीज़ें ऐड हो रही हैं। अभी कहने को छोटी चीज़ें बड़ी आसान है, लेकिन अगर याद नहीं रखोगे, इसको फिंगर टिप्स पर नहीं रखोगे, तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि अकाउंट समझ में आनी खत्म हो। ऑलराइट जी, सो नाउ अब ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने बीच में लिखा है, इसे समझाने के लिए लिखा था। अब बाहर 6.4 वगैरह जो भी आपने एंड की एक्सरसाइजेस करी है, उसमें सारा ट्रायल बैलेंस ऐसे ही दिख रहा होगा आपका। तो हमें सबसे पहले बनाने हैं क्या कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट में सारे इनकम और एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है। सो लेट्स हाईलाइट दोज इनकम एंड एक्सपेंसेस। सो सेल्स आपकी इनकम है, परचेजेस आपका एक्सपेंस है, सैलरीज आपका एक्सपेंस है, मोटर एक्सपेंसेस आपका एक्सपेंस है, रेंट आपका एक्सपेंस है, इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंसेस आपका एक्सपेंस है, ठीक है। प्रेमिसेस आपका नॉन करंट एसेट है, तो एसेट हो गया, मोटर व्हीकल एसेट है। डेटर्स जिसको आप ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं नई टर्म में, ये आपका एसेट है। क्रेडिटर्स यानी कि नई टर्म में ट्रेड पेबल्स बोलते हैं, ये आपकी लायबिलिटी है। कैश एट बैंक आपका एसेट है, कैश इन हैंड आपका एसेट है। ये सब हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, कैपिटल क्या होते हैं, ठीक है। और ड्राइंग्स, ड्राइंग्स बेसिकली कैपिटल का विड्रॉल होता है, तो ड्राइंग्स और कैपिटल बेसिकली कैपिटल का ही पार्ट होता है। ये चीज़ें हमने इस तरह से हाईलाइट कर ली। पहला सवाल इसलिए करा रहा हूँ, वरना विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको डायरेक्टली आदत हो जानी चाहिए। अब जो इनकम और एक्सपेंसेस जो मैंने ग्रीन कलर के मार्कर से लिखा है, ये सब कुछ जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। तो इनकम से लेके एक्सपेंसेस तक ये जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। पहला सवाल है ना, तो इनकम और एक्सपेंसेस यानी कि इनकम स्टेटमेंट के आइटम एक साथ दिए हुए हैं, और एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल वाले आइटम यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आई विल कॉल दैट SOFP फॉर ऑल लेक्चर पर्पसेस टिल द एंड ऑफ द योर A levels। ये शॉर्ट फॉर्म आपने पेपर में नहीं यूज करनी है, लेकिन वैसे समझाने के लिए। तो IS इज इनकम स्टेटमेंट और SOFP स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो क्योंकि ये पहला सवाल है, तो उसने आपके लिए आसानी करने के लिए इनकम स्टेटमेंट के सारे आइटम्स एक जगह दे दिए हैं और SOFP के सारे आइटम्स एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकली आपको सवाल आएगा ना, तो मिक्सिंग होगी, इनकम आ रही होगी, फिर एसेट्स आ रहे होंगे, फिर एक्सपेंस आ गए, फिर लायबिलिटीज आ गई, फिर एक्सपेंस आ गए, फिर कैपिटल आ गया, तो सब कुछ गड़बड़ हुआ होगा, वो आपने खुद से पकड़ना होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसका बनाना है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। अब इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले हम हेडिंग देंगे। ओनर का नाम क्या है, ए मोड। सो अब एक इनकम स्टेटमेंट बनानी है हमने सफाई से, तो सबसे पहले हमारी हेडिंग आ जाएगी ए मोड इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट पूरे साल की बनती है, क्योंकि इसमें आपने इनकम और एक्सपेंसेस सिर्फ एक दिन के नहीं लेने, पूरे साल के लेने, क्योंकि इनकम एक दिन में अर्न नहीं हुई, एक्सपेंसेस भी एक दिन में इनकर नहीं हुए हैं, तो पूरे साल का आपकी बन रही है। तो अब ईयर एंड क्या है इसका सवाल के अंदर, December 31, 2016, ठीक है। ये आपने इस तरह हेडिंग दे दी, तो पूरे साल की इनकम स्टेटमेंट है, December 31, 2016 तक आपका साल कंप्लीट हो रहा है, राइट। फिर हमने क्या करना होगा, इसके अंदर 3 कॉलम्स मैक्सिमम होते हैं, 2 कॉलम्स में भी काम चल जाता है, लेकिन जब डिटेल्ड इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी तो 3 कॉलम्स बनते हैं, ठीक है। तो शुरू के अंदर 2 कॉलम्स एनफ हैं, आगे जाके तीसरा कॉलम भी यूज होगा।
ठीक है। अब ये तीसरा कॉलम जब यूज होगा, जब बारी आएगी तब उसका तब देखेंगे हम। ठीक है। अच्छा, पहले ज़रा हम सिंपल इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले आपके पास रेवेन्यू कहाँ से आता है, जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है आपकी, वो है आपकी सेल्स। तो आपने सबसे पहले सेल्स रिकॉर्ड करनी है। तो सेल्स आपकी कितनी आ रही है, ये देखो, 190579। सो सेल्स आ गई आपकी 190579। ठीक है बेटा। अच्छा, अब सेल्स में से अगर कोई सेल्स रिटर्न्स हुई हैं, यानी कि कस्टमर ने आपको सामान वापस किया है, तो वो सेल तो नहीं रही ना। तो अगर ऐसी कोई सेल्स रिटर्न्स होंगी तो आप माइनस कर देंगे। इस सवाल में कोई सेल्स रिटर्न्स नहीं है। ठीक है। तो शुरू में अगर नहीं भी होकर सवाल में सेल्स रिटर्न, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि आपको फॉर्मेट की प्रैक्टिस करनी है, तो पूरा पूरा ऐसे बनाना, चाहे नहीं भी दिया हुआ हो तब भी आप इसको इस तरह से लिखना, ताकि आपको आदत पड़ेगी कहाँ शो होता है। अब आपके पास सेल्स यही बची, क्योंकि सेल्स रिटर्न्स तो कुछ हुई नहीं, तो यही आपकी कंप्लीट फुल एंड फाइनल सेल्स है। तो ये कहलाती है आपकी नेट सेल्स। सेल्स में से जब सेल्स रिटर्न्स माइनस हो जाता है, तो वो कहलाता है नेट सेल्स। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें से लेस कर दोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, कि जो सामान आपने बेचा है ना, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी। सही है। तो इसको आप स्टार्ट कैसे करोगे, सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे ओपनिंग इन्वेंट्री, कि साल के शुरू में आपके पास कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल थी। तो साल के शुरू में बेटा कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल थी, ओपनिंग इन्वेंट्री आपको कहीं भी सवाल में दी भी नहीं है। आप देख लो, इनकम और एक्सपेंसेस के लिए 7 रकम में कहीं भी इन्वेंट्री आपको ओपनिंग गिवन नहीं है। तो ये क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो जीरो, लेकिन अभी से डालने की आदत रखो। सवाल में नहीं भी है तब भी इस तरह लिख के डैश डाल दो, ताकि आपको फॉर्मेट याद हो। ओपनिंग इन्वेंट्री में बेटा आप ऐड करते हैं परचेजेस। ठीक है। अच्छा, अब परचेजेस को आपने पहले कॉलम में लिखना होगा। सो परचेजेस आपकी कितनी है, ये आपको शो हो रही है परचेजेस 119832। सो 119832। 119832। अब जिस तरह हमने सेल्स में से सेल्स रिटर्न्स माइनस किया है, उसी तरह परचेजेस में से हम परचेजेस रिटर्न्स भी माइनस करेंगे। तो बेटा परचेजेस रिटर्न्स भी सवाल में नहीं था, या रिटर्न आउटवर्ड्स क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन अभी से आदत डालो इसको लिखने की। नहीं भी है तब भी इस तरह आप लिखो, मेंशन करो। अच्छा, एक चीज़ और आएगी, एक चीज़ और इसमें ऐड होगी आगे जाके, अभी शुरू के सवालों में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आदत डालो। ऐड कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, एक्सपेंस होता है ये भी, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है सामान को अपने पास लेकर आने की। यानी कि परचेजेस से लिंक है ना ये अमाउंट, कि परचेजेस को अपने प्रेमिसेस तक लाने का ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। तो अगर ये होगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये भी नहीं है सवाल के अंदर। ठीक है। तो जो चीज़ नहीं है बस उसमें एक्स डाल दो, जो चीज़ नहीं है उसमें एक्स डाल दो। ठीक है। तो अगर कैरेज इनवर्ट्स का कोई खर्चा होता तो वो आप ऐड कर देते इसमें, क्योंकि वो परचेजेस से लिंक्ड है, परचेजेस को अपने प्रेमिसेस तक लाने का खर्चा है। तो अब आपका आंसर यही आ गया फिलहाल, तो 119832। अच्छा, हमने ऐसा क्यों किया मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो, मकसद क्या है कि आपको परचेजेस की टोटल कॉस्ट क्या पड़ी है। ठीक है। यानी कि आपने सामान जो परचेज किया था उसकी कॉस्ट प्राइस 11832 थी। अगर आपने कुछ सामान रिटर्न कर दिया तो वो माइनस कर दो, क्योंकि वो परचेजेस नहीं है, वो तो सामान वापस हो गया। और अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह आप इनकर करिए अपने प्रेमिसेस तक सामान लाने के लिए, तो वो कॉस्ट भी आप उसमें ऐड करोगे। तो ये बेसिकली आपकी टोटल परचेज कॉस्ट आ जाएगी। ये लिखते सर नहीं है, क्लोजिंग अंडरस्टूड इन्वेंट्री भी बात तो है। लेस करते हैं। जी जी, अभी अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी चल रहा है।
ठीक है, अभी आएगा टोटल परचेजेस कॉस्ट। तो परचेजिंग की कॉस्ट है 119832। अब आप कह रहे होंगे कि यार मैं डायरेक्टली 119832 यही लिख देता, मैं डायरेक्टली 119832 यही लिख देता ना। हाँ बिल्कुल, शुरू में अगर जिस तरह पेपर में कुछ और नहीं है तो आप डायरेक्टली ऐसे करोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस 119832, क्यों, और फिर ये और ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सवाल में नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने फॉर्मेट अपना पक्का करना है खास तौर पे साइंस स्टूडेंट्स के लिए, तो वो शुरू में पूरा पूरा कंप्लीट बनाएं, क्योंकि जब ये बनाते रहेंगे ना तभी आपका हाथ सेट होगा, वरना आगे जाके कभी आदत ही नहीं पड़ेगी इन चीज़ों की। ठीक है, तो ये 119832 अगर परचेज रिटर्न्स और कैरेज इनवर्ट्स नहीं हो तो डायरेक्टली सेकंड कॉलम में लिख दें। सेकंड कॉलम मतलब ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, और ये आपका थर्ड कॉलम है। ठीक है बेटा, तो ये टोटल परचेज कॉस्ट आ गई, यानी कि जो आपने सामान परचेज किया उसको कैरेज इनवर्ट्स वगैरह मिला के परचेज रिटर्न्स निकाल के आपको इतने का टोटल सामान पड़ा। ठीक है, अब आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है इस कॉलम के अंदर और एक आपके पास परचेज है। अब आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है। अब यहाँ तो आपके पास यही टोटल आएगा दोबारा 119832, लेकिन अगर आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री होती, फॉर एग्जांपल ओपनिंग इन्वेंट्री 100 की होती, तो आंसर आ रहा होता 119932। अब हमने ऐसा क्यों किया, इसका मतलब है कि ओपनिंग इन्वेंट्री में 100 का सामान अवेलेबल है और आपने जो परचेज किया वो 1,19,832 का परचेज किया है, तो टोटल मिला के आपके पास 1,19,932 का सामान होता। लेकिन क्योंकि अभी इन्वेंट्री 0 थी तो अभी हमने इसको टोटली इग्नोर कर दिया, जाहिर है, तो यही आंसर आ गया। लेकिन जब भी आपके पास ए लेवल के अंदर पेपर के अंदर वैसे भी ओपनिंग इन्वेंट्री हमेशा दी हुई होगी, लेकिन क्योंकि अभी हम सवालात का स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, ज्यादा चीजें हैं नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब साल के शुरू में आपके पास इतनी इन्वेंट्री अवेलेबल थी, खरीदा सामान आपने इतने का, तो दोनों को मिला के ये आपके पास अवेलेबल है, तो इसको आप बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। बिकने के लिए ये सामान पड़ा हुआ है, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री में जिस तरह मैंने कहा अगर 100 होता तो ये आता 119932, यानी कि 100 का आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल था, परचेज आपने 119832 का किया है, तो टोटल आपके पास कितना माल अवेलेबल है बेचने के लिए 119932। लेकिन क्योंकि अभी ये 100 नहीं है तो 0 ही है ना। ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा इसका 119832, जो यानी कि परचेज किया वही सामान आपके पास अवेलेबल है। फिर आप क्या करोगे बेटा, जो नहीं बिका वो माइनस कर दोगे, तो लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी लॉजिक बताता हूँ। अब क्लोजिंग इन्वेंट्रीज हमेशा याद रखना ट्रायल बैलेंस के बाद दी हुई होगी अलग से, तो ये आपको दी हुई है क्लोजिंग इन्वेंट्री 12408। सो 12408 आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई। ये आपने माइनस कर देना है बेटा, पहले जरा माइनस करके मुझे जवाब दो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब है इसको, हमने ऐसा क्यों किया। व्हाट इज द आंसर बेटा, चैट नजर नहीं आ रही है बेटा मुझे, उसको बताना माइक पे। Uh, 107424. थैंक यू। 127 नहीं 10744। सही है, थैंक यू। 107 दोबारा बोलिएगा, आगे का मिस हो गया मुझसे। 107 107 424 थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, इसको कहते हैं हम कॉस्ट ऑफ सेल्स। पहले मैं ये लिख दूं, ये जो हमने हेडिंग दी थी ना कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये इसका जवाब आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो ओपनिंग इन्वेंट्री में कुछ भी सामान अवेलेबल नहीं था, ये था 0। ठीक है, आपने परचेज किया, आपको टोटल कॉस्ट पड़ी 119832, तो अवेलेबल फॉर सेल आपके पास इतने का था 119832 का।
अब ये सामान नहीं बिका ना, तो जो सामान नहीं बिका उसको हटा दो, ये आपके पास पड़ा हुआ है। तो 119832 में से अगर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री हटा दो तो ये वो कॉस्ट आई है जो सामान बिका है उसकी कॉस्ट। तो जो सामान बिका है उसकी कॉस्ट है 107424। ठीक है बेटा, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई थी तो उसकी कॉस्ट आपने हटा दी, तो जो चीज आपकी बिक गई उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो बेटा जो सामान आपके पास बिका है उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई है 107424। अच्छा, अब ये सामान जो है इसकी कॉस्ट प्राइस है 107424 और ये बिका कितने का है, ऊपर से नेट सेल्स आ रही हैं, कितनी आ रही है 190579, ये नेट सेल्स हैं, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई 107424, यानी कि बिका है इतने का और खर्चा हुआ कॉस्ट ऑफ प्राइस पड़ी इतने की, तो बाकी प्रॉफिट हो गया। बताओ, माइनस करो, क्या आंसर आ रहा है? एट थ्री वन फाइव फाइव। थैंक यू। 83155। बेटा बाकी लोग भी जरा डबल चेक करते रहे, गलती किसी से भी हो सकती है कैलकुलेशन में, मुझसे भी हो सकती है और किसी भी बच्चे से हो सकती है, तो जरा डबल चेक करते रहिएगा। आई डोंट हैव द सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है, मैं आप ही लोगों के उस पर रिलाई कर रहा हूँ। तो ये कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट सिंपली क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट लिख के रुक जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया है कि ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जो सामान बेचा है वो कितने का बेचा और उस सामान की कॉस्ट प्राइस कितनी थी। ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है कि आपके बेटा जरा यहाँ तक मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ, अगर बेटा किसी को कोई सवाल हो तो माइक पे मुझसे पूछ लें। चैट मुझे नजर नहीं आ रही होती बेटा, स्क्रीन शेयरिंग ऑन है तो चैट नजर नहीं आ रही। सर ये पहला कॉलम क्यों यूज करते हैं, आप ये दोबारा बता दें। बेटा ये जो एक सेकेंड, सैयद अशर अली सौसी, SOCI नहीं होता, SOCE होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। उसके अंदर थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा चीज़ें होती है, कंपनीज के अंदर हम चले जाएंगे। अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाली जो बात है वो भी कंपनीज के अंदर ही है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये सब हम कंपनी से रिलेशन में बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बोल सकते हैं आप, लेकिन एग्जामिनर उसको इनकम स्टेटमेंट के नाम से ही देता है। ठीक है, हाँ, कंपनीज के अंदर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का वर्ड यूज होगा, वो सब फिर हम बात करेंगे आगे जाके। ठीक है, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की जब भी मांगेगा ना, वो आपकी इनकम स्टेटमेंट के नाम से मांगेगा। ठीक है जी, सॉरी, किसी ने कोई सवाल किया था कि पहला वाला कॉलम क्यों यूज करते हैं। तो बेटा पहला वाला कॉलम सिर्फ उस वक्त यूज होगा जब परचेजेस के साथ परचेज रिटर्न होंगी, परचेजेस रिटर्न हो या कैरेज इनवर्ड्स हो, ताकि आपके पास परचेजिंग की कॉस्ट आप अलग से कैलकुलेट करें। तो ये वाला कॉलम सिर्फ तब यूज करना, ओनली टू बी यूज्ड व्हेन देयर आर परचेज रिटर्न्स एंड कैरेज इनवर्ड्स। सर जी बेटा, सही नेसेसरी है कि हम 3 कॉलम्स बनाएं, तो पहले तो हम 2 कॉलम्स बनाते थे, मतलब ये इम्पोर्टेंट है कि नॉट एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट बट दिस विल गिव अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन। बेटा जब आप सिलेबस देखते हैं ना, तो उसमें एग्जामिनर कहता है कि प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स इन गुड स्टाइल एंड फॉर्मेट। तो दिस इज अ वेरी गुड स्टाइल एंड फॉर्मेट कि आपने परचेजिंग को अलग कर दिया, परचेज की अमाउंट अलग आ गई, ओपनिंग इन्वेंट्री अलग आ रही है और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास अलग आ रही है, तो तीनों कंपोनेंट्स इसमें अलग अलग हो गए। अगर आप पहला कॉलम नहीं बनाएंगे ना, सारी चीजें यहीं घुसेड़ देंगे, तब आपके पास डायरेक्टली जो आंसर आएगा वो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस का आंसर आएगा, परचेजेस आपके पास अलग से हाईलाइट नहीं हो रही। तो दिस इज अ वेरी गुड स्टाइल एंड फॉर्मेट कि जिसके अंदर आपको पता चल रहा है कि आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, परचेजिंग कितनी है और आपकी जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है। तो एक अच्छा तरीका है प्रेजेंटेशन देने का, वरना अगर आप सब चाहो तो हाँ इस कॉलम में भी कुछ लिख सकते हो, बट दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ डूइंग इट एंड एग्जामिनर विल एक्चुअली लाइक द सॉल्यूशन। ओके सर। सही है बेटा?
सर बेटा। हर दफा जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो एग्जैक्ट ये फॉर्मेट यूज करना है, जैसे पहले सेल्स, फिर लेस सेल्स रिटर्न, फिर नेट सेल्स। जी जी जी, क्योंकि जब हम फिर A2 के अंदर जाके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दुनिया भर में बना दिए गए हैं और उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इस तरह से आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है ताकि वर्ल्ड वाइड दुनिया में एक ही तरीके से अकाउंटिंग कैरी आउट हो, बिकॉज यू नो द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज नाउ। ओ लेवल्स के बच्चों ने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में थ्योरी जरूर पढ़ी होगी, लेकिन जो साइंस वाले बच्चों को थोड़ा सा बता दूं, सी द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज नाउ ड्यू टू एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब क्या हो गया कि आपके पास यू हैव गॉट द होल वर्ल्ड इन द palm ऑफ योर हैंड्स, that is accessible through cell phones and any other electronic gadgets. So even if I want and I have the money, so I can invest in the stock market in the US as well. Likewise, the US investor can invest in the stock market in Pakistan. So if the accounting is not going to be carried out in one single fashion, so how will I be able to understand the accounts of the companies which are there in the United States? Or how would an investor who's sitting in the United States be able to understand the accounts of companies in Pakistan or India or any other country in the world? So basically, a lot of work has been done to carry out a uniformity worldwide in the way the accounting is being carried out. So if the investor would like to invest from one part of the world into any other part of the world, so he can easily do so. सही है बेटा, बात समझ आ गई? यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, तो ये फॉर्मेट फॉलो करना है। समझ आ गई बात बेटा? जिन्होंने पूछा था माइक पे बता दो बेटा, चैट नहीं खुलेगी। ऑल गुड? जी सर, समझ आ गया। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, और किसी और को कोई सवाल करना है तो बेटा माइक पे पूछें, बिला झिझक पूछें। दोबारा कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछें, आई विल एक्सप्लेन अगेन बेटा। सर सेकंड और थर्ड कॉलम का भी बता दें यूज। ये तो सेकंड कॉलम का यूज तो आपके सामने ही आ रहा है ना, ये सेकंड कॉलम है। इसके अंदर आपने ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेज ऐड किया और क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस किया, और थर्ड कॉलम में सिर्फ टोटल्स आ रहे हैं। ये सेल्स का नेट टोटल है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल है, ये जीपी आ गया। सही है सर कैरेज इन्वर्ट्स बेटा? बता जिन्होंने दें पूछा सर। था बात समझ आई? कैरेज इन्वर्ट्स बेटा ट्रांसपोर्टेशन, पहले से पहले बताओ जिन्होंने अभी सेकंड और थर्ड कॉलम का रीजन पूछा था क्या है, तो समझ में आ गया बेटा? माइक पे बताना बेटा, चैट नहीं खुलेगी। सर आ गया। ठीक है। कैरेज इनवर्ट्स क्या होती है, दोबारा सुन ले बेटा। कैरेज इनवर्ट्स इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन परचेजेस। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। सो कैरेज इनवर्ट्स इज योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन परचेजेस। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ परचेजेस। ठीक है बेटा, कि जो परचेज आपने सामान किया सप्लायर से, फिर जो सुजुकी भर गया, ट्रक भर के सामान आपके प्रेमिसेस तक आया है, वेयर हाउस तक आया है, तो वहां पर तक लाने का सारा खर्चा। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई? तो परचेजेस से लिंक्ड है ना, इसीलिए परचेज के साथ ही आ गया। यस सर, थैंक यू। वेलकम। जी बेटा, किसी और का कोई सवाल किसी ने दोबारा पूछना हो, बिला झिझक पूछिए बेटा। सर Any एक other और question? एग्जांपल करा दें। एक और क्या करा लें? एक और क्वेश्चन करा दें ऐसा। हाँ, अभी ये खत्म नहीं हुआ, पहली बात कराएंगे। एक मैं अभी क्लास में कराऊंगा, फिर एक दो आप घर पे करेंगे, फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कितना हुआ कितना नहीं हुआ। ठीक है, अभी ये खत्म नहीं चल रहा है, अभी आगे और भी है इसके अंदर। ठीक है बेटा, ओके बेटा? जी सर, ओके। क्योंकि अभी कंप्लीट होगा ना तो क्लास का टाइम भी खत्म हो जाएगा जब तक। तो एक सवाल मैंने पूरा क्लास में करा दिया, दो बिल्कुल ऐसे सवाल मैं आपको घर पे करने के लिए दूंगा, 2 या 3, तो हो जाएगा वो भी इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, तो ये कहानी हो गई। अच्छा, अब हम आते हैं भाई आगे। अच्छा, अब सेल्स तो हमने ले ली ना एज अ मेन इनकम, तो सेल्स हमारी मेन इनकम होती है। मेन इनकम सेल्स ही है क्योंकि गुड्स को बेच के करा रहे हो। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्री इनकम भी हो सकती है, यानी कि एडिशनल इनकम भी हो सकती है। ठीक है, तो एडिशनल इनकम आपने अलग से ऐड कर देनी है, कोई सेल्स के अलावा भी इनकम आ रही हो। सो ऐड अदर इनकम, देयर कैन बी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम एज वेल। अब अदर इनकम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, टॉपिक आगे चलते रहेंगे, चीज़ें आगे समझ में आती रहेंगी, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी शुरू में नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देयर कुड बी डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, हो सकता है कुछ डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ हो, आपको डिस्काउंट वगैरह। जी बिल्कुल, रेंट वगैरह मिला हो आपको। ठीक है,
तो डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ आ सकता है, आगे आएगा सवालों में। रेंट हो सकता है आपको, टेक्निकली द वर्ड शुड बी रिसीवेबल, बट अभी के लिए साइंस वाले बच्चे भी बैठे हैं तो उनको आसानी से समझाने के लिए, ठीक है। सो देयर कुड बी रेंट रिसीव्ड, क्या हो सकता है क्योंकि आपने एक जगह अपनी किराए पे की हुई है तो वहाँ से रेंट आ रहा हो आपको। हो सकता है आपने किसी के लिए कमीशन पे काम किया हो, तो देयर कुड बी कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। बाकी फिर चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हो गया, डिक्रीज इन डाउटफुल डेट हो गया, बैड डेट रिकवर्ड हो गया, तो दैट इज टू एडवांस फॉर द साइंस स्टूडेंट राइट नाउ, और इसके सेपरेट चैप्टर्स आगे आ रहे हैं, तो आगे आके जब चीज़ें जो भी ऐड होती रहेंगी वो फिर बात की बात है, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द सेम फॉर्मेट, उसी वहीं पे आप कंटिन्यू कर रहे होंगे इसको। मेरे पास पेज खत्म हो गया था तो मैंने उसको कंटिन्यू कर लिया आगे। खैर, अब आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है अदर इनकम के आइटम में से, तो जब आगे जाके सवालों में आएगा तो लेना मत भूलिएगा, ठीक है। सो इसके बाद आपने इसका टोटल लिख देना है इधर, अदर इनकम आ गई। अब आपके पास अदर इनकम क्योंकि ज़ीरो थी तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट के साथ अदर इनकम ऐड करके टोटल यही रहा, चेंज नहीं हुआ, 83155, ठीक है। अब आप हेडिंग देंगे लेस एक्सपेंसेस की, क्योंकि आपने ऊपर के खर्चे तो अभी माइनस ही नहीं किए। अब एक्सपेंसेस में बाकी सारे खर्चे आ जाएंगे जो परचेजेस के अलावा हैं। अब बाकी सारे खर्चे ही आपको सवाल में दिए हुए होंगे लाइन से, ठीक है। अब आप देखो सबसे पहले क्या है, सैलरीज, फिर मोटर एक्सपेंसेस, फिर रेंट, फिर इंश्योरेंस, फिर जनरल एक्सपेंसेस, ये आपके सारे खर्चे हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा सैलरीज, फिर है रेंट, फिर है इंश्योरेंस, प्रेमिसेस वगैरह, सामान वगैरह आपने जो इंश्योर कराया हुआ है, और फिर है जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास 5 मोटर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी हैं, मोटर हाँ, एक्सपेंसेस भी हैं। ये सैलरीज के बाद मोटर एक्सपेंसेस था, ठीक है। एक सेकंड, सैलरीज के बाद मोटर एक्सपेंसेस था, लाइन से लिख लेते हैं। वैसे तो आप एंड में भी लिख सकते थे, तो ऐसा मसला नहीं है, अगर एक्सपेंस भूल जाए तो एंड में लिख लें, कोई मसला नहीं है। एक्सपेंसेस में कोई ऑर्डर ज़रूरी नहीं है, जैसे मर्जी बस एक्सपेंसेस सारे डाल दो, बस आगे पीछे भी कर सकते हैं आप। अच्छा बेटा, सैलरीज आपकी थी 56527 की, सेकंड कॉलम में आएंगी 56527। फिर है आपकी 2416 के मोटर एक्सपेंसेस, और फिर है आपका 1894 का रेंट, 1894 का रेंट है, और 372 का आपका इंश्योरेंस है, एंड एट लास्ट 85 का आपके जनरल एक्सपेंसेस हैं। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे कॉपी कर ली। सैलरीज, मोटर एक्सपेंसेस, रेंट, इंश्योरेंस और जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है बेटा। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे छाप दी। अब इसका टोटल आ जाएगा आपके पास, तो ज़रा जल्दी से एक काम ये करें, इसको ऐड अप करके मुझे बताइए क्या टोटल आ रहा है बेटा। 61,294। थैंक यू, 61,294। ये आपके बाकी सारे खर्चे हो गए ऊपर के परचेजिंग के अलावा। तो प्रॉफिट अभी तक आपका था, बेसिक प्रॉफिट जो गुड्स की कॉस्ट माइनस करके था 83155, उसमें से आपने फर्दर एक्सपेंस ये भी माइनस कर दिए, तो क्या आंसर आ रहा है बेटा? 21,861। 21,861। थैंक यू।
बेटा ये आपका आ गया आपका जिसको आप बोलते हैं नेट प्रॉफिट। इसका पुराना नाम नेट प्रॉफिट है, लेकिन अब आपने नेट प्रॉफिट नहीं बोलना, आपने बोलना है प्रॉफिट फॉर द ईयर। एग्जामिनर कह चुका है कि अगर आपने नेट प्रॉफिट का वर्ड यूज किया तो वो नंबर काट लेगा। ठीक है भाई, नेट प्रॉफिट पुरानी टर्म है, तो मैं लिख भी देता हूँ। इसका पुराना नाम क्या था? नेट प्रॉफिट था। बट डोंट यूज दिस टर्म as marks will be deducted। ठीक है ना, आपने प्रॉफिट फॉर द ईयर का ही वर्ड यूज करना है। ठीक है बेटा। बेटा मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, अगर कोई और 30 सेकेंड्स 1 मिनट के अंदर अंदर आकर कोई सवाल है बेटा माइक पे ही पूछ लो। फॉर्मेट बड़ा आसान है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करी तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, अदर इनकम ऐड करके एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ गया। इनकम के आप दो पोर्शन कर रहे हैं, एक मेन सेल्स ऊपर ले रहे हैं और सप्लीमेंट्री इनकम अदर इनकम आप नीचे ले रहे हैं। एक्सपेंसेस के भी आप दो पोर्शन कर रहे हैं, गुड्स से रिलेटेड परचेजेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ सेल में डाल रहे हैं और परचेजिंग के अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो नीचे अलग से डाल रहे हैं। तो बस ये कहानी है। और पूछ लो बेटा, कुछ पूछना है तो माइक पे 30 सेकेंड्स मोर, माइक पे पूछना बेटा, चैट नज़र नहीं आ रही। सर इसका क्वेश्चन दिखा दे, इस जो आपने सोल्यूशन किया अभी। जी बेटा एक मिनट। ऑलराइट, पहले ज़रा इसका स्क्रीनशॉट तो ले लेना। 5 4 3 2 1 और यहाँ पे आगे फर्दर इसका स्क्रीनशॉट लें। 10 सेकंड दे रहा हूँ आपको। फाइव फोर थ्री टू वन। अब बेटा इसके अंदर मुझे कैलकुलेशन का नहीं पता, ये मैं उसी कैलकुलेशन पे रिलायंट हूँ जो आपने मुझे करके दी है। ठीक है, तो आई होप कैलकुलेशंस करेक्ट होंगी। दूसरी बात ये कि बेटा ये वही बुक है फ्रैंकफर्ट की जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजी हुई है आपके ग्रुप के ऊपर, तो उसी का 7.1 एक्सरसाइज है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। 10 सेकंड दे रहा हूँ। 5 4 3 2 1। ठीक है, अब आपने होमवर्क में क्या क्या करना होगा ये देख लें। सबसे पहले तो बेटा हमेशा याद रखा करो, क्लास वाला सवाल दोबारा करो, उसके बगैर आगे मत चलो, वरना होमवर्क में हमेशा प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बात ये कि सेम डे कर लेना। कॉमर्स वाले तो फिर भी चला लेंगे काम अगले दिन करके, लेकिन साइंस वालों को नहीं समझ आएगा अगले दिन, तो बेटा ये सेम डे कर लेना। तो पहले ये वाला सवाल दोबारा से करेंगे 7.1, और फिर होमवर्क क्या है 7.2 7.3 7.4। ठीक है, ये वही फ्रैंकफर्ट है जो आपके पास ग्रुप पे आई हुई है। 7.3 और 4 के साथ ए लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होगा। 7.2 का सॉल्यूशन बुक के एंड में अवेलेबल है, जब आप बिल्कुल एंड में जाओगे ना तो वहाँ पे आंसर्स अवेलेबल है। तो 7.1 और 2 का आंसर अवेलेबल है, 3 और 4 का आंसर अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले आप ये करोगे कि 7.1 खुद से दोबारा करोगे, फिर 7.2 3 4 करना है आपने, और ये आज ही कर लेना बेटा, स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स, वरना ये कल नहीं होगा आपका। ठीक है बेटा, और कोई सवाल किसी का? सर होमवर्क क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट वो लेने दे। अच्छा, ये ग्रुप व्हाट्सएप पे मैंने भेजा है बेटा, पूरी बुक भेजी हुई है व्हाट्सएप पे, पूरी बुक अवेलेबल है। सर जो कॉमर्स वाले हैं उनको भी कॉलेज आके फिर असाइनमेंट लेने पड़ेंगे? जी
ठीक है, तो ये 7.2 हो गया। ये सारे वही है बेटा जो व्हाट्सएप के ऊपर मैंने बुक भेजी उसी में से ही है। फिर ये 7.3 हो गया, और फिर ये 7.4 हो गया। ठीक है बेटा, और याद रखिए बेटा टाइमिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 7.1 है ना, ये अल्टीमेटली आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 3 से 4 मिनट में हो जाए। अब शुरू में नहीं होगी दायरे आपसे। सेम इज द केस विद 7.2, 7.3, 7.4। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना आपने। अगर इससे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं ना, 4 मिनट से ज़्यादा, तो फिर पेपर के अंदर मसला आएगा, क्योंकि बड़े सवालों में तो और ज़्यादा चीज़ें हैं फिर। ठीक है बेटा, क्योंकि 20 मिनट के अंदर अंदर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी होती है, क्योंकि थ्योरी पार्ट्स भी होते हैं, तो Sir? अभी तो एडजस्टमेंट्स भी नहीं है कॉमर्स वाले इसमें चीज़ें भी ज़्यादा होंगी, इसमें एडजस्टमेंट्स भी होंगी। तो फिर तो आपको चीज़ें ज़्यादा होंगी और एडजस्टमेंट होगी, तब आप 10 मिनट लो ना। तो फिर 10 मिनट इनकम स्टेटमेंट के, 10 मिनट बैलेंस शीट के, तो 20 मिनट सवाल में इस तरह से पूरे हो जाएंगे। लेकिन सिंपल वाली तो 3 से 4 मिनट में बनाओ ना। जी बेटा। सर आपने हमें भी असाइनमेंट्स दिए हैं जो हमने कॉलेज से पिक करने हैं। बेटा आपके असाइनमेंट्स वैसे तो यही हैं जो मैंने आपको भेजे हैं, यही पे जमा करा देना, एएस वाले जो हैं। वैसे जो अलग से जो है कॉलेज Okay. से असाइनमेंट जो है, वो भी जो मेरे ख्याल में स्कूल वाले मांगेंगे तो सही, तो ये भी देने होंगे आपको। Okay. Okay. ऑलराइट, और कोई सवाल बेटा बिफोर आई एंड द क्लास? एनी क्वेश्चन बच्चों? चैट के ऊपर कुछ सवाल आए हुए हैं। सर कॉलम्स का बारे में बता दें। बताया तो था बेटा अभी, तभी आप लेट आए हो क्या? बताया तो था कि पहला पहला कॉलम सर वो पहले पूछा था सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वो चैट नज़र नहीं आ रही होती बेटा स्क्रीन में। ठीक है चलो बच्चों, कोई सवाल नहीं है तो ठीक है, आप जा सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल है तो मैं रुका हुआ हूँ आपके लिए 2-3 मिनट। चलो भाई ठीक है, चलो कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।